आज का हमारा टॉपिक है हिस्टेरेसिस। ठीक है, देखो हिस्टेरेसिस का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, पर एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि एक्चुअल में हिस्टेरेसिस या हिस्टेरेसिस कर्व में आपको करना क्या होता है। तो क्या होता है, जैसे आपको ये बताया गया था कि एच का मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का क्या मतलब होता है, एक ऐसा फील्ड जो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करवाएगा। ठीक है, और बी या फिर आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या मतलब था कि जब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर लगाया तो उसकी वजह से सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है आपको यहाँ पर कि आप देखो, जैसे मान लो अगर आप एक कर्व बनाओगे तो आपको ये पता है कि जब आप अप्लाइड फील्ड एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाओगे तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग बी या फिर आई इंड्यूस हो जाएगा मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से जब हम धीरे धीरे इनिशियली अगर हम देखें कि जब आपने कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं लगाया सब्सटेंस पर तो आपके बी और आई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। पर जैसे जैसे आप इस एच की वैल्यू को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपका सब्सटेंस धीरे धीरे मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा और एक डेफिनेट वैल्यू तक पहुंचने के बाद आप देखोगे उसके मैग्नेटाइजेशन में कोई फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि बॉडी सैचुरेशन की साइड मूव करती है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो कि ये और ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो मान लो दिस कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। अब जब आप यहाँ पर एक चीज़ क्या देख रहे हो, जब आप इस एच को बढ़ा रहे थे तो आपने देखा कि मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है। पर जब आप इस एच को धीरे धीरे रिड्यूस करना स्टार्ट करोगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस नहीं करेगा, बल्कि कुछ हायर वैल्यू देगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। इस तरह से मतलब अब जब हमने एच को धीरे धीरे रिड्यूस किया अप टू ज़ीरो, आप देख रहे हो कि आपके पास जो कर्व रिट्रेस हो रहा है वो कुछ इस तरह से रिट्रेस हो रहा है कि आपको यहाँ पर ज़ीरो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी कुछ मैग्नेटिज्म सब्सटेंस का मिलेगा। और इस तरह से अप्लाइड फील्ड को ज़ीरो बनाने पर भी आपका सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज बच जाता है, इस बची हुई कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि आप सब्सटेंस को चाहते हो कि वो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाए, मतलब उसमें कोई मैग्नेटिज्म बचे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कुछ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कर्व कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब ये जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच आप अप्लाई कर रहे हो टू मेक द रिटेंटिविटी ज़ीरो। ठीक है, तो इस वैल्यू ऑफ एच को हम बोलते हैं कोरेसिविटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और ये जो रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी होती है, यही दोनों प्रॉपर्टी होती हैं जिनकी वजह से हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एप्लीकेशंस को डिस्कस कर पाते हैं। अब देखो फर्दर आप क्या करोगे, आप इस एच की वैल्यू को फर्दर और नेगेटिव की साइड में बढ़ाओगे जब, तो आपको ये कर्व जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा कि आपका मैग्नेटाइजिंग बढ़ेगा और एक डेफिनेट वैल्यू पर जाकर ये भी सैचुरेट हो जाएगा। अगेन आप उस एच की वैल्यू को धीरे धीरे जब डिक्रीज करोगे तो सब्सटेंस कुछ इस तरह से अपने आप को डिक्रीज करेगा। देन फाइनली वो एक इस तरह की साइकिल को कंप्लीट करता है और आपको एक कंप्लीट लीफ टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे आप एच को चेंज कर रहे हो आपका बी और आई चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब बी और आई का लैग बिहाइंड करना आफ्टर एच इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैग बिहाइंड करना। ठीक है, अब एक चीज़ और आप क्या देख रहे हो कि जब आपने सब्सटेंस को इस तरह से मैग्नेटाइज किया और जब आप उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो आपने देखा कि पाथ उसने सेम वे से रिट्रेस नहीं किया। ठीक है, सेम वे से रिट्रेस ना करने का मतलब जो एनर्जी जो अप्लाइड फील्ड आपने सब्सटेंस को दिया था उसने कुछ ना कुछ उसको एब्जॉर्व कर लिया और अपने आप को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करवा रहा है वो। इसका मतलब जो आपने जितनी स्ट्रेंथ अप्लाई की थी फील्ड की, आपको वो पूरी तरह से रिटेन नहीं हो पाएगी, बल्कि जो फील्ड आपने लगाया है वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस में एब्जॉर्ब होगा वो, और वो हमें हीट की फॉर्म में मिलेगा। हीट एक अकॉर्डिंगली लॉस की तरह बिहेव करेगा, मतलब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपको नेक्स्ट यहाँ पर डेरिवेशन करके दिखाना है कि आप हिस्टेरेसिस लॉस को कैलकुलेट कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको एक चीज़ श्योरली पता होनी चाहिए कि देखो क्या होता है, हमें ये पता है कि सब्सटेंस का जो मैग्नेटिज्म आता है वो किसकी वजह से आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, और साथ में एक चीज़ ये
कि जब आप फील्ड स्ट्रेंथ H को अप्लाई कर रहे हो और आपके पास अगर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को किसी ना किसी तरह से ओरिएंट कर रहे हैं टू इंड्यूस द EMF। ठीक है, इसलिए हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा कि हमें पता है कि इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मान लो कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की कॉइल्स हैं जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो कॉमन सी बात है जो EMF इंड्यूस होगा वो भी n टाइम्स ऑफ नेगेटिव d∅/dt के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करो। अब इसके बाद आपको बेसिकली क्या पता है, n नेगेटिव d/dt, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है B.ds, मतलब B मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, इसी टॉपिक को आप ऐसे लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ NA dB/dt। अब आपको क्या करना है, आपकी इक्वेशन आ गई E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ NA dB/dt। ठीक है, तो अब आप क्या करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय I, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय I करोगे तो यहाँ पर भी I से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी I से मल्टीप्लाई किया। और हमें पता है इन केस ऑफ ए सोलेनॉइड में क्या होता है, H मैग्नेटिक फील्ड जो निकल कर आता है वो इक्वल होता है NI/L के। तो यहाँ से आपको पता लग गया I इज इक्वल टू HL/N। तो इस I की वैल्यू को आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, आपको मिल गया EI इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ NA dB/dt एंड दिस इज HL/N एंड दिस विल बिकम नेगेटिव ऑफ N से N कैंसिल ही हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ALH dB/dt। और A का अकॉर्डिंगली यहाँ ये है आपका E इंटू आई। E का मतलब है EMF इंटू करंट, और EMF का मतलब क्या होता है, दिस इज वोल्टेज इंटू करंट। और आपको पता है वोल्टेज इंटू करंट किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को, और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज वर्क डन dW/dt। नेक्स्ट स्टेप में dW आप निकाल लोगे नेगेटिव ऑफ ALH dB/dt। इस dt को दूसरी साइड हम लेकर गए तो आप देख रहे हो आपके पास बचेगा सिर्फ नेगेटिव ऑफ AL, ठीक है, dB इंटू H एंड दिस इज dW। ठीक है, जब आपको कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आपने इसको इंटीग्रेशन में लिया दोनों को बोथ साइड, तो ऑब्वियस है ये आपका नेगेटिव ऑफ AL, ठीक है, और नेगेटिव साइन जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, तो नेगेटिव का यहाँ कोई मतलब नहीं होगा फिजिकली। और यहाँ ये आ गया आपका दिस इज एरिया अंडर BH कर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस होता है, आप पढ़ते हो टॉपिक, तो यहाँ पर अगर आपको हिस्टेरेसिस लॉस कैलकुलेट करना आ जाए तो आप क्या कहोगे, इस साइकिल के अंडर का जो एरिया होता है, ये जो कंप्लीट एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके हिस्टेरेसिस लॉस को। ठीक है, फर्दर आपको इस टॉपिक में इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करनी है। तो एप्लीकेशंस में आप एक तो ये कहोगे कि आपका जो हिस्टेरेसिस का यूज़ होता है वो यूज़ होता है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में। ठीक है, इस चीज़ को आप इजीली समझ सकते हो क्योंकि आपको पता है जब आपने सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा तो आपके पास फील्ड को जीरो बनाने के बाद भी कुछ मैग्नेटिज्म बच रहा है। इस तरह से अगर सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म बच रहा है इसका मतलब वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो चुका है। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम यूज़ करते हैं ट्रेन्स वगैरह के ब्रेक्स अप्लाई करने में। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये टायर है और यहाँ कुछ आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो जब हमें ब्रेक अप्लाई करना होता है तो यहाँ से हम EMF इंड्यूस करवा देते हैं जिससे ये सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ये इसकी साइड अट्रैक्ट होगा और इसको रोक देगा। और जब आप ब्रेक को लूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से EMF को हटा दोगे, ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देगा और ये फिर से नॉर्मली बिहेव करेगा। और थर्ड आपकी एप्लीकेशन रहती है ट्रांसफार्मर्स में। तो ट्रांसफार्मर हम सब देखते हैं अपने घरों के आसपास भी लगे होते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, क्योंकि सब घरों में सप्लाई 1 मिनट में हम स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, तो बार बार में करंट का जो यूज़ है वो हम चेंज करते हैं, लाइक अकॉर्डिंगली हम वोल्टेज ड्रॉप और इंक्रीज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है EMF इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस होगा तो ऑब्वियस है आपके पास हिस्टेरेसिस की साइकिल चलती रहेगी, सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता रहेगा, डीमैग्नेटाइज होता रहेगा और इस तरह से एक हिस्टेरेसिस लॉस भी देगा।
ठीक है। कभी कभी हम सुनते हैं ट्रांसफार्मर जल गया इसलिए लाइट कटी हुई है, तो उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमें पता है बार बार अब एक साइकिल चल रही है तो उसमें बार बार लॉस होगा, और लॉस किसकी फॉर्म में निकलता है, हीट की फॉर्म में। तो इस वजह से बोला जाता है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है वो जल गया। अब आपको इस टॉपिक में बुक में से यहाँ से इस कर्व को पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना एग्जाम में। रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो आपको डिफाइन करनी है। देन एनर्जी डिसिपेशन ड्यू टू हिस्टेरिसिस, लॉस क्यों होता है वो आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना है। और कैलकुलेशन ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस करके आपको ये दिखाना है कि जो एरिया अंडर BH कर्व होता है वही आपको हिस्टेरिसिस लॉस देता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ से इसकी एप्लीकेशन करनी है कि आप हिस्टेरिसिस कर्व को यूज़ करोगे इन 3 प्रॉपर्टी में, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर कोर बनाने में। और साथ में आपको यहाँ से ये एक्सप्लेन करना है कि आप सॉफ्ट आयरन और स्टील का यूज़ करके इन तीनों सब्सटेंस की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। और उनमें एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हो तो आपकी रिटेंटिविटी मस्ट बी हाई, और अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हो तो आपकी जो कोरेसिविटी होती है दैट मस्ट बी हाई। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये तीनों एप्लीकेशन डिस्कस करनी है विद रेफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी, एंड ये कर्व आपको करके दिखाना है।